हम देखेंगे 18वीं राजस्थान वन रिपोर्ट। तो राजस्थान वन रिपोर्ट 18वीं थी, वो कौन से सन में आई थी? तो वो आई थी 2023 में। इसको क्या कहते हैं? वन रिपोर्ट 2023 2023 में आई थी ये। और 2023 में आई थी क्योंकि वन रिपोर्ट जो है वो कब कब जारी की जाती है? तो वन रिपोर्ट हर 2 साल में, प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। उससे पहले 2021 में आई थी, अब 2023 में है लेटेस्ट। 2025 में जो आएगी अभी लास्ट में आएगी, तो वो 26 में मतलब आएगी, तो 2 साल बाद वन रिपोर्ट आती है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वन रिपोर्ट में कुछ डाटा हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला डाटा जो है वो ये है कि सर्वाधिक फायर डिटेक्शन वाला ज़िला कौन सा है? सर्वाधिक फायर डिटेक्शन, सबसे ज़्यादा वनों में जो आग लग रही है वो कौन सा ज़िला है? तो वो जो लग रहा है ज़िला है प्रतापगढ़। कौन सा ज़िला है? प्रतापगढ़। सर्वाधिक फायर डिटेक्शन वाला ज़िला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, 1057 बार आग लगी है करीब। और डाटा कुछ देख लेते हैं हम। तो ये कुछ डाटा हैं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, आपको ये उसी तरह से प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट है, जो राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष है वो कौन से पाए जाते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष किसके हैं? तो एक तो धोक वृक्ष होते हैं और एक पलाश के। किसके मिलते हैं? धोक वृक्ष, और दूसरा कौन सा है? पलाश। धोक के और पलाश के किस किस के मिलते हैं वृक्ष? सबसे ज़्यादा कौन से मिलते हैं? तो सबसे पहले नंबर पे तो है धोक के, और सेकंड नंबर पे किसके मिलते हैं? पलाश के। धोक के मिलते हैं सबसे ज़्यादा, फिर किससे मिलते हैं? पलाश के। आप बार बार इसको पढ़ोगे, बार बार बोलोगे तभी ये याद होंगे। सबसे ज़्यादा किसके मिलते हैं? धोक के। सेकंड नंबर पे किसके हैं? पलाश के। अब देखते हैं हम, तो इसमें शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक वृक्ष कौन से पाए जाते हैं? तो शहरी वृक्ष क्षेत्र में जो सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं वो है, पहले नंबर पे तो है विलायती बबूल। विलायती बबूल। और दूसरे नंबर पे हैं वो है नीम। तो शहरी क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक कौन से पाए जाते हैं? एक तो विलायती बबूल और नीम। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में बबूल, तो विलायती बबूल तो दोनों जगह पाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी पाया जा रहा है और शहरी क्षेत्र में भी पाया जा रहा है। लेकिन जो दूसरे नंबर पे है, जहाँ के नीम मिलता है शहरी क्षेत्र में, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगा खेजड़ी। तो अब हमने ये भी देख लिया शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक कौन कौन से वृक्ष हैं। एक तो विलायती बबूल और नीम है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में कौन से मिल रहे हैं? विलायती बबूल और खेजड़ी। नेक्स्ट है, सर्वाधिक गैर लकड़ी वन उत्पाद। जो गैर लकड़ी वन उत्पाद मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? यानी लकड़ी को न संभालें हम, अदर उत्पाद हैं उनको देखें, तो वो कौन से मिलते हैं? तो सर्वाधिक गैर लकड़ी वन उत्पाद हैं, एक तो है पलाश से मिलते हैं, और दूसरा है खैर और कत्था। खैर या कत्था एक ही चीज़ होती है, खैर या कत्था कहते हैं इस पेड़ को। इनसे हमें सर्वाधिक वन उत्पाद मिलते हैं। तो हमने देखे सबसे पहले तो इसमें कुछ जो सबसे पहले फायर डिटेक्शन वाला ज़िला कौन सा था? तो वो था प्रतापगढ़।
दूसरा ये था सर्वाधिक वृक्ष कौन से हैं, दोग वृक्ष और पलाश। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में कौन से मिल रहे हैं, विलायती बबूल और नीम मिल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में विलायती बबूल और खेजड़ी मिल रहे हैं। और गैर लकड़ी वन उत्पाद हैं वो पलाश और खैर या कत्था से मिलता है। तो ये तो हमारे हो गए ये। इसके बाद हम देखते हैं तो जो 18वीं वन रिपोर्ट है ये कब जारी की गई थी। तो 18वीं वन रिपोर्ट ये जारी की गई थी 31 दिसंबर 2024 में। कब जारी की गई थी, 31 दिसंबर 2024 में। ये कौन तैयार करता है ये रिपोर्ट, ये रिपोर्ट तैयार की जाती है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक 2 साल में जारी की जाती है। प्रत्येक 2 वर्ष में जारी करता है ये। रिपोर्ट कब जारी करती है, हर 2 वर्ष में कर रहा है। कौन कर रहा है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। इसे हम FSI भी कहते हैं। क्या कहते हैं, FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो FSI करता है इसको। ये रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी की जाती है, प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। नेक्स्ट है कि इसमें सबसे पहली जो रिपोर्ट जारी की गई थी वो कब की गई थी। तो सबसे पहली रिपोर्ट जो जारी की गई थी वो की गई थी 1987 में। कब की गई थी, 1987 में। अब देखते हैं हम इसमें उपग्रह कौन कौन से यूज होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसमें 2 तरह के उपग्रह यूज होते हैं। 2 तरह के जो मतलब रिपोर्ट हम दो जगह से लेते हैं। एक तो भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट से लिया जाता है जो डाटा, उससे लेते हैं। किस जगह से लेते हैं हम, इसमें डाटा कहाँ से लिया जाता है। तो एक तो लिया जाता है भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, इसे क्या कहते हैं, रिसोर्स सेट। तो एक तो इससे लिया जाता है डाटा, और दूसरा जो डाटा है वो हम कहाँ से लेते हैं। दूसरा डाटा हम लेते हैं वो है कि फील्ड आधारित जो सर्वे करते हैं, दूसरा डाटा हम कहाँ से लेंगे, दूसरा लेंगे फील्ड आधारित वन इन्वेंट्री होती है। फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री है, उससे हम डाटा लेते हैं। फील्ड आधारित, फील्ड से जो डाटा लेते हैं उसके आधार पर राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री बनी हुई है, वहाँ से डाटा लेते हैं। तो हम 2 जगह से डाटा ले रहे हैं इसमें। एक तो है गया रिसोर्स सेट से, अपने जो उपग्रह है उससे ले रहे हैं, और दूसरा ले रहे हैं फील्ड से। फील्ड के जो वन इन्वेंट्री बनी हुई है, राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री, उसमें से हम डाटा ले रहे हैं। उसके आधार पर ये तैयार की जाती है ये रिपोर्ट। और उसके बाद ये है कि जो हमारे वन हैं उनको किस तरह से बांटा गया है वनों को, तो वो हम देख लेते हैं किस तरह से बांटा गया है और कितना कितना क्षेत्रफल है इसमें। तो सबसे पहले तो ये है कि जो 3 तरह के बांटे गए हैं ये वन, किस प्रकार से ये 3 तरह से बांटे गए हैं, कौन कौन से हैं ये। चलो वो तो अभी थोड़ी देर में देखते हैं। सबसे पहले वो देख लेते हैं हम कि वनावरण, वृक्षावरण और वनावरण वृक्षावरण कितना है टोटल, यानी कि वनावरण कितना है, उसके बाद वृक्षावरण कितना है, उसके बाद दोनों मिला के कितना है, वनावरण और वृक्षावरण मिला के कितना है, दोनों मिला के कितना है। तो
इसमें बनावरण तो क्या होता है, बनावरण किसको कहते हैं? ऐसी भूमि वह भूमि जिसका क्षेत्रफल दो तरह के आधार पर ले रहे हैं हम, दो दो आधारों पर ले रहे हैं। एक तो क्या है कि क्षेत्रफल देखते हैं, वो कितना होना चाहिए, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए, 1 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए। दूसरी क्या चीज़ देख रहे हैं हम? दूसरी हम देख रहे हैं कि जो वृक्ष घनत्व है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 10% से अधिक। कितना होना चाहिए? 10% से अधिक, उसको वृक्षा बनावरण माना जाता है। और वृक्षावरण कौन सा होता है? तो वृक्षावरण वो होता है जो अभिलेखित वन क्षेत्र है। अभी बताएंगे अभिलेखित वन क्षेत्र कौन सा होता है। तो जो अभिलेखित वन क्षेत्र है, तो अभिलेखित वन क्षेत्र के बाहर, इसके बाहर होना चाहिए वो एरिया, और कितना होना चाहिए, 1 हेक्टेयर से आकार में कम होना चाहिए ये, 1 हेक्टेयर से कम वृक्ष खंड होने चाहिए। यानी वह वृक्ष तो लगे हों लेकिन 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में लगे हों, तो वो होता है वृक्षावरण। तो ये हो गया बनावरण। हमने देखा बनावरण क्या है, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए और 10% क्या होना चाहिए, वहाँ कैनोपी होनी चाहिए, यानी वृक्ष घनत्व होना चाहिए। लेकिन वृक्षावरण क्या होता है, अभिलेखित वन क्षेत्र के बाहर होना चाहिए और 1 हेक्टेयर से कम वृक्षखंड होना चाहिए। अब ये क्षेत्रफल है कितने कितने इसमें, तो जो बनावरण का क्षेत्रफल है, जो राजस्थान की जो वन रिपोर्ट है इसमें, तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल है 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। जबकि वृक्षावरण कितना है? 10,841.12 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 16,000 है, 16,548, और ये है 10,841, 16,548, 10,841, ये तो वृक्षावरण है। अब इसमें दोनों को अगर मिला लें हम, तो दोनों में क्या होगा, तो इसमें तो क्या है, बनावरण वृक्षावरण क्या है कि इसमें दोनों क्षेत्र शामिल करे जा रहे हैं। बनावरण वाला ही किया जा रहा है, इसमें दोनों क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से? तो एक तो बनावरण वाला भी किया जा रहा है और वृक्षावरण वाला भी किया जा रहा है। तो इसमें दोनों क्षेत्र शामिल करते हैं। अब इसका टोटल मिला के हम दोनों को जोड़ लेंगे, तो दोनों का टोटल क्षेत्रफल ये कितना आ जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद आएगा 27,389.33। कितना आ रहा है? 27,389.33 वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब इसको परसेंटेज भी हम यहीं देख लेते हैं कि परसेंटेज में कितना है ये। तो परसेंटेज में ये 16,548.21 है, ये तो कितना है, ये है 4.84%। कितना है ये? 4.84%। जबकि ये 10,841 है, ये कितना है, तो ये है अपना 3.16%। कितना है ये? 3.16%। ये 3.16% है। और ये जो है दोनों को मिला के ये हो जाता है 8%। कितना हो जाता है ये? 8%। तो 16,548, 10,841 और दोनों को मिला के कितना हो रहा है? 8%। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि कितना बनावरण होता क्या है, वृक्षावरण क्या होता है। वृक्षावरण है वो अभिलेखित वन क्षेत्र के बाहर होता है और 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए वृक्षखंड, जबकि बनावरण है वो 1 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए और वृक्ष घनत्व कितना होना चाहिए? 10% से अधिक होना चाहिए। और है कितना राजस्थान में? ये 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। जबकि वृक्षावरण कितना है? 10,841.12 वर्ग किलोमीटर, 10,841.12 किलोमीटर। यानी ये 16,000 है, वो 10,000 है, ये 500 है, वो 800 है, 10,800, ये 16,500, ये 48, वो 41। अब बनावरण वृक्षावरण दोनों मिलके 27,389.33 वर्ग किलोमीटर है।
लेकिन ये 4.84 तो जिसमें बनावरण है और 3.16 वृक्षावरण है, और टोटल मिला के दोनों मिला के कितना हो जाता है, 8% हो जाता है। अब हम देखेंगे कि इसमें वृद्धि कितनी हुई है या कमी कितनी हुई है, वो हम देख लेते हैं। वृद्धि या कमी को देख लेते हैं। तो बनावरण में तो क्या हुआ है, कमी हुई है। बनावरण में कमी कितने की हुई है, बनावरण में कमी कितनी कमी हुई है, 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। जबकि वृक्षावरण में क्या हुआ है, वृक्षावरण में वृद्धि हुई है, और वो कितने की हुई है, वृद्धि हुई है 478.26 वर्ग किलोमीटर। यानी कि ये अपना ये है, यहाँ तो क्या हो रही है, यहाँ तो हो रही है कमी 83.80, यहाँ पे हो रही है वृद्धि 478.26 वर्ग किलोमीटर। और जो टोटल में जो हो रही है वो वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा, ये 478 है, कम कितना हुआ, 83 हुआ है, तो कितनी वृद्धि होगी, ये 394 ये होगी अपनी 394.26 वर्ग किलोमीटर। कितने की वृद्धि हो रही है टोटल में, बनावरण पर वृक्षावरण में वृद्धि कितने की हो रही है, इसमें टोटल वृद्धि हो रही है, कुल वृद्धि ये हो रही है 394.26 वर्ग किलोमीटर। ये डाटा हमने कैसे निकाला है, इस डाटा को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इसको। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 478 में से 83, तो ये इतना आ जाएगा 394.26 वर्ग किलोमीटर। यानी टोटल में जो वृद्धि हुई है वो 394.26 वर्ग किलोमीटर हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 394.26 वर्ग किलोमीटर टोटल में वृद्धि हुई है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अपन इनको समझने की कोशिश करेंगे, और इनके जो डिफरेंस हैं क्या, कौन कौन से वो हैं, तो उसमें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है एक तो पहले घनत्व के आधार पर वर्गीकरण को देख लेते हैं हम। तो घनत्व के आधार पर कैसे कैसे वर्गीकरण किया है वो देख लेते हैं। तो घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण, घनत्व के आधार पर वन मतलब वन थे कितने, पहले तो 4.84% थे। कितना था क्षेत्रफल, कितना था 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे घनत्व के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे अभी माइक क्योंकि यूज हो रहा है, यहाँ पे पढ़ेंगे हम घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण। घनत्व के आधार पर किसके आधार पर पढ़ेंगे हम, घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण। आधार पर वनों का वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, वनों का। किसके आधार पर, घनत्व के आधार पर। तो वनों का वर्गीकरण करेंगे, वर्गीकरण। घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण, तो इसको भी हम कर लेते हैं, इसका चेंज कलर रेड। तो इसके आधार पर घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, क्या देखें, घनत्व के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण। तो वन हमारे पास टोटल थे कितने, 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। कितना था, 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। इसमें भी कितना परसेंट में कितना था, 4.84%। अब इसको देखें हम, तो घनत्व के आधार पर ये तीन प्रकार के बांटे गए हैं। कैसे, एक तो ये है अत्यधिक सघन वन होते हैं। कौन से होते हैं, अत्यधिक
सघन वन। दूसरे होते हैं वो होते हैं मध्यम सघन वन। और तीसरे होते हैं वो होते हैं खुले वन। कौन से होते हैं? खुले वन। इनको कहते हैं ओएफ, ओपन फॉरेस्ट। और ये मध्यम सघन वन होते हैं मीडियम डेंस फॉरेस्ट, एमडीएफ। और ये होते हैं बीडीएफ, वेरी डेंस फॉरेस्ट। बीडीएफ, एमडीएफ और ओएफ, इसमें हम देख लेते हैं। इन 3 तरह के बांटे गए हैं। तो अब इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि अत्यधिक सघन वन कैसे होते हैं, मध्यम सघन वन कैसे होते हैं, खुले वन कैसे होते हैं, किनको कहते हैं हम, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो जो अत्यधिक सघन वन हैं वो कौन से होते हैं? तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम अत्यधिक सघन वन। दूसरे हैं मध्यम सघन वन। और तीसरे हैं खुले वन। अब यहाँ पे अत्यधिक सघन वन होने के लिए यानी बीडीएफ कौन सा फॉरेस्ट कहलाएंगे? तो जिसमें कैनोपी कितनी है? कैनोपी मतलब हो गया कैनोपी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, यानी कि वृक्षों की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? 70% या अधिक। अत्यधिक सघन वन होने के लिए कैनोपी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 70% या अधिक। और जो दूसरी है हमारी वो है मध्यम सघन वन। तो मध्यम सघन वन के लिए कितनी होनी चाहिए कैनोपी डेंसिटी? 40% से लेकर 70% तक की। कितनी होनी चाहिए? 40% से लेकर 70% तक। तो ये तो हो गई अपनी मध्यम सघन वन के लिए। और 70% या अधिक हो गई, ये हो गई किसके लिए? ये होती है हमारी वेरी डेंस फॉरेस्ट के लिए, बीडीएफ के लिए। ये होती है एमडीएफ के लिए। और ओडीएफ के लिए कितनी होनी चाहिए? तो ओडीएफ के लिए है 10 से 40% के मध्य जो है खुले वन कहलाते हैं ये, जहाँ पे कैनोपी डेंसिटी कितनी होती है? कैनोपी डेंसिटी कितनी होती है? 10% से लेके 40% तक। कितनी होती है? 10% से लेके 40% तक जो कैनोपी डेंसिटी होती है वो कहलाते हैं खुले वन। अब इनके क्षेत्रफल कितने हैं, इसमें कितना आया है क्षेत्रफल, जो ये जो सर्वेक्षण किया है, जो 18वीं वन रिपोर्ट है हमारी राजस्थान की, तो उसमें कितना आया है? तो अत्यधिक सघन वन है वो तो कितना है? 223.20 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 223.20 वर्ग किलोमीटर। जबकि मध्यम सघन वन है वो है 4237.41 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 4237.41 वर्ग किलोमीटर। जबकि खुले वन है वो कितने हैं? वो है 12,087.60 वर्ग किलोमीटर। कितने? 12,087.60 वर्ग किलोमीटर। तो हमारे पास ये 3 तरह के वन हो गए। अत्यधिक सघन वन बहुत कम है, ये इससे ज़्यादा है मध्यम सघन वन, और सबसे ज़्यादा कौन से हैं? खुले वन। यानी कि अगर पूछ ले क्वेश्चन में सबसे कम वन कौन से पाए जाते हैं सघनता के आधार पर, तो सबसे अत्यधिक सघन वन है वो, क्योंकि बहुत ही कम बचे हैं अत्यधिक सघन वन। तो ये तो पता है आपको, पेड़ काफ़ी काटे जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा कट रहे हैं। हाईवे के नाम पर, कहीं विकास के नाम पर, कभी किसी नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं। तो वहाँ पे सघन वनों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। लोग अपने काम के लिए भी काट रहे हैं बहुत ज़्यादा। ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी का अब तक तो काफ़ी उपयोग हो रहा था, हालांकि अब एलपीजी का उपयोग भी चालू हो गया है, और नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी बढ़ावा दिया है एलपीजी का, और काफ़ी सस्ती दरों पर सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इस वजह से लकड़ियों को थोड़ा उपयोग घटा है, लेकिन फिर भी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी जो यूज होता है लकड़ियों का। और फिर सर्दियों में क्या है कि ठंड से बचने के लिए भी इसका यूज करते हैं लकड़ी का। तो इस वजह से अत्यधिक सघन वन है वो तो काफ़ी कम हो गए हैं। 223.20 वर्ग किलोमीटर, यानी केवल 223 वर्ग किलोमीटर का एरिया है राजस्थान में जहाँ अत्यधिक सघन वन है। 223 वर्ग किलोमीटर की, सोच सकते हो कितना कम वर्ग किलोमीटर है। और मध्यम सघन वन है, जो मध्यम सघन वाले हैं वो हैं 4237। कितने हैं? 4237। और खुले वन कितने हैं? 12,000। यानी कि अत्यधिक सघन वन तो केवल 223 है, और ये 4,237 है मध्यम सघन वन, और खुले वन कितने हैं? 12,087 वर्ग किलोमीटर।
तो ये परसेंटेज में कितने आएंगे, तो अत्यधिक सघन वन है ये तो मात्र 0.07% है। कितने हैं, मात्र 0.07%। सेकंड है मध्यम सघन वन कितने हैं, तो ये हैं 1.24%। कितने हैं ये, 1.24%। जबकि खुले वन हैं वो 3.53%। कितने हैं, 3.53%। यानी ये 0.07 ओनली, ये 1.24 और ये खुले वन कितने हुए 3.53। इसको हम अगर हमें या तो एरिया याद हो या फिर हमें परसेंट में याद हो तो हम दोनों को एक निकाल सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन क्यों करें फालतू में, इसको ऐसे ही याद कर ले, लगभग याद हो जाता है। 223 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि हमारा टोटल एरिया कितना था, टोटल था 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। कितना था, 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। ये टोटल मिला के कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। उसी को एरिया को हमने बांटा है, वृक्षावरण वाले एरिया को नहीं ले रहे हैं हम। यहाँ कौन से को ले रहे हैं, केवल वनावरण वाले क्षेत्र को ले रहे हैं, जिसमें से अत्यधिक सघन वन आ गए अपने 0.07%, मध्यम सघन वन आ गए 1.24% और खुले वन आ गए 3.53%। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें कि ये तो हमने देखे थे कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत था, और ये अब इसमें ये देख लेते हैं कि सर्वाधिक ज़िले में कौन कौन से ज़िले में ये पाए जाते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो एक बार इसी को देखें, अत्यधिक सघन वन जो हैं यहीं पे लिख लेते हैं, जिससे क्या है कि हमें एक बना रहेगा वो। और ये हम अलग कलर लेते हैं, वाइट ले लेते हैं। चलो इसको वाइट कर लेते हैं, वाइट, डन। अब ये सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में पाए जाते हैं अत्यधिक सघन वन, तो अत्यधिक सघन वन पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा है, पहला अलवर है और दूसरा कौन सा है, उदयपुर है। पहला अलवर है और दूसरा कौन सा है, उदयपुर है। सबसे ज़्यादा अलवर में पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर उदयपुर में। जबकि मध्यम सघन वन पहला कौन सा है, उदयपुर है, और दूसरा कौन सा है, प्रतापगढ़ है। मध्यम सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर और प्रतापगढ़ में। और तीसरे जो ओपन क्षेत्र है, खुला क्षेत्र है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो उदयपुर तो हमारा तीनों में आ ही रहा है, लेकिन उदयपुर यहाँ पे मध्यम सघन वन और खुले वन तो सबसे ज़्यादा उदयपुर में है ही है, पेड़ बहुत ज़्यादा हैं उदयपुर में, तो ये उदयपुर हो गया। दूसरा हो गया कौन सा, बारा। तो ओपन वन में कौन सा आ गया, दूसरा बारा आ गया। कौन सा आ गया, बारा। तो हमने देख लिए ये 3 जिले कौन कौन से अत्यधिक सघन वन। तो अलवर में पहला नंबर अलवर का है, दूसरा उदयपुर का है। BDF सबसे ज़्यादा अलवर में पाए जाते हैं। BDF कहाँ पाए जाते हैं, अलवर में पाए जाते हैं, और दूसरे नंबर पर उदयपुर में पाए जाते हैं। जबकि मध्यम सघन वन सबसे ज़्यादा उदयपुर में पाए जाते हैं, और उसके बाद प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। जबकि खुले वन जो हैं वो उदयपुर और बारा, कौन से में, उदयपुर और बारा। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, अब हम देखते हैं तो सबसे पहले तो ये, अब दोस्तों हम देखेंगे सर्वाधिक वनावरण वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक वनावरण वाले ज़िले हैं, पहले नंबर पे है उदयपुर। कौन सा है, पहले पे उदयपुर। दूसरे पे कौन सा है, अलवर। तीसरे पे कौन सा है, यहाँ पे प्रतापगढ़। और चौथे पे कौन सा है, चित्तौड़गढ़। तीसरे चौथे नंबर पे तो 2 गढ़गढ़ हो गए और रारा हो गए पहले दूसरे पे, यानी पहला उदयपुर, दूसरा अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। इनके क्षेत्रफल कितने हैं वो हम देख लेते हैं। तो उदयपुर का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पे सर्वाधिक वनावरण कितना पाया जाता है, वो है 2766.30 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 2766.30 वर्ग किलोमीटर। जबकि अलवर में है 1198.74 वर्ग किलोमीटर, यानी आधे से भी कम है अलवर में उदयपुर का। उदयपुर में बहुत ज़्यादा वर्ग वो है क्षेत्रफल। जबकि प्रतापगढ़ में है 996.86 वर्ग किलोमीटर।
नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ में कितना है, 988.08 वर्ग किलोमीटर। अब वहीं पे हम अगर सबसे कम वाले भी यहीं पे देख लें तो उससे पता पड़ जाएगा हमारा कि हमारी एक वो हो जाएगी अपनी सीधा ही नहीं हुई लाइन यार, ये तो लाइन का गड़बड़ हो गया। क्या हुआ इसमें, एक लाइन होती है जो कि सीधी हो जाती है, कौन सी है वो, चलो कोई बात नहीं, मत होने दो। इसमें जो सर्वाधिक बनावट वाले क्षेत्र जिले थे उनको हमें याद करने के लिए एक ट्रिक अपनाते हैं, UAPC। UAPC वैसे हमारा क्या होता है कि UPSC होता है जैसे, तो यहाँ पे हमने क्या लगाई, लेकिन UAPC क्या नहीं, UAPC। वैसे ये क्या होता है अपना UPSC होता है जो IAS वगैरह का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है UPSC, लेकिन हमने यहाँ क्या ट्रिक क्या है, UAPC। क्योंकि हमें लगभग मालूम तो है ही, रहता ही है, तो ये ट्रिक बन जाएगी। क्या हो उदयपुर, और ये तो हो जाएगा उदयपुर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना अलवर, जो हो जाएगा अलवर, दूसरा ये हो जाएगा प्रतापगढ़, और ये हो जाएगा अपना चित्तौड़गढ़। तो इस प्रकार से UAPC इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। दूसरा है न्यूनतम बनावट वाले ज़िले कौन से हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम न्यूनतम बनावरण वाले ज़िले। न्यूनतम बनावरण वाले ज़िले कौन से हैं, तो ये हैं हमारे, पहला तो हो जाएगा चूरू, क्योंकि इसको हम रेड कलर ले लेते हैं क्योंकि ये रेड एरिया में आते हैं, ये केला हो जाएगा चूरू। दूसरा हो जाएगा हनुमानगढ़, तीसरा हो जाएगा जोधपुर, और चौथा हो जाएगा श्रीगंगानगर। इस प्रकार से हमने देखा कि सबसे कम वाले कौन से हैं, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर। इसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, CHJG गंगानगर, CHJG। अब चूरू में कितना है, चूरू में है 62.73 वर्ग किलोमीटर, जबकि हनुमानगढ़ में कितना है 92.29 वर्ग किलोमीटर। वहीं पे जोधपुर में कितना है 111.23 वर्ग किलोमीटर, और श्रीगंगानगर में कितना है 113.46 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे लगभग बराबर है, जोधपुर और श्रीगंगानगर में 111 और 113, और चूरू और हनुमानगढ़ में 62 और 92, चूरू और हनुमानगढ़ में 62 और 92, और जोधपुर और श्रीगंगानगर तीसरे चौथे हो गए। तो इसके लिए CHJG, C फॉर चूरू, H फॉर हनुमानगढ़, J फॉर जोधपुर, और G फॉर गंगानगर। तो श्रीगंगानगर हमने ये देख लिए, हमने सबसे अधिक वाले और सबसे कम वाले वो देख लिए, क्षेत्रफल भी इनके लगभग देख लिए, क्योंकि उदयपुर के क्षेत्रफल में और अलवर के क्षेत्रफल में ज़मीन आसमान का अंतर है। जहाँ उदयपुर का 2766.30 वर्ग किलोमीटर है, वहीं अलवर का कितना है 1198.74 वर्ग किलोमीटर। कितना है 1198.74 वर्ग किलोमीटर। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ का लगभग बराबर है, 996 प्रतापगढ़ में, जबकि चित्तौड़गढ़ में 988 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया, अधिक सबसे सर्वाधिक बनावट वाले और मिनिमम बनावट वाले हमने ज़िले देख लिए। अब हम देख लेते हैं सर्वाधिक एवं न्यूनतम बनावट प्रतिशत वाले ज़िले कौन कौन से हैं। सर्वाधिक एवं न्यूनतम बनावट प्रतिशत ज़िले कौन से हैं, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। सर्वाधिक और न्यूनतम बनावट प्रतिशत वाले ज़िले कौन से हैं। तो सर्वाधिक बनावट प्रतिशत किस में है, सर्वाधिक पहले है, सर्वाधिक वाला लिख लेते हैं पहले। तो सर्वाधिक के लिए हम यूज़ करते हैं येलो कलर, सर्वाधिक बनावट प्रतिशत, और ये है न्यूनतम बनावट प्रतिशत।
तो सर्वाधिक वाले देखते हैं हम। तो सर्वाधिक वाले देखने के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं, जो आपको पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप बार बार पढ़ोगे, और बार बार पढ़ोगे तो याद ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले सर्वाधिक बनावट प्रतिशत वाले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक बनावट वाले हैं उदयपुर, प्रतापगढ़। कौन सा है? उदयपुर। दूसरा है प्रतापगढ़। तीसरा है सिरोही। और चौथा है करौली। ये 4 हो गए। तो सबसे पहले उदयपुर यूपीएससी, ये अब हमको इसको बना सकते हैं यूपीएससी। हम वहाँ हमने बनाया था यूपीएससी, यहाँ पे क्या बना सकते हैं? यूपीएससी। सी से हम करौली ले सकते हैं। उदयपुर कितना हो गया? 23.60%। प्रतापगढ़ है 22.48%। सिरोही है 17.50%। वहीं पे करौली का है 15.18%। ये तो हमारे सर्वाधिक प्रतिशत वाले हो गए। और न्यूनतम वाले कौन से हैं? तो न्यूनतम वाले के लिए एक बार इसको बीच में से लाइन वो कर देते हैं ड्रॉ, और यहाँ पे न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले हैं उनको हम लिखते हैं रेड कलर से लिख लेते हैं। तो न्यूनतम वाले हैं, पहला है चूरू। चूरू का कितना है? 0.45% ओनली। अब ये देख सकते हैं कि उदयपुर जो है वो सर्वाधिक वाला है, उसमें भी कितना है बन, मात्र 23.60% पे। वहाँ भी हम 30% पे क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ बनावट कितना कम है। चूरू हो गया पहला 0.45%, 0.45% मात्र बन है चूरू में। दूसरा हो गया जोधपुर में। जोधपुर में कितना है? 0.49%। कितना हो गया? 0.49%। तीसरा है बीकानेर में। बीकानेर में कितना है? बीकानेर में 0.86%। और चौथा हो गया हमारा जैसलमेर में। जैसलमेर में कितना है? 0.89%। यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, चूरू और जोधपुर 0.45%, 0.49%, जबकि बीकानेर जैसलमेर लगभग बराबर है 0.86%, 0.89%। तो इस यहाँ पे जो बनाएंगे हम सी जे बी जे, ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक होगी। सी जे बी जे, सी फॉर चूरू, जे फॉर जोधपुर, बी फॉर बीकानेर और जै फॉर जैसलमेर। यहाँ पे हम न्यूनतम बनावट प्रतिशत याद करने के लिए, क्योंकि न्यूनतम चूरू में पाया जाता है, दूसरा जोधपुर में, तीसरा बीकानेर में और फिर जैसलमेर में। यानी जैसलमेर में चूरू, जोधपुर, बीकानेर से प्रतिशत में तो ज़्यादा ही है, जबकि जैसलमेर बड़ा ज़िला है, फिर भी प्रतिशत में ये ज़्यादा है इसमें। तो अब हम देखते हैं, अब अपन देख लेते हैं थोड़ा सा इसका रिवीजन भी एक बार करेंगे हम। तो इसको रिवीजन करने के लिए एक बार अपन रिवीजन कर लें इसको वापस, फिर उसके बाद देखेंगे नई डाटा, या फिर पहले नए डाटा ही देख लें, रिवीजन लास्ट में करेंगे एक बार। दोस्तों आप जैसे कहोगे वैसे हम चलें। अब जो वृद्धि और कमी वाले ज़िले हैं उनको एक बार देख लेते हैं। वृद्धि और कमी वाले ज़िलों को एक बार हम देख लेते हैं कि वृद्धि वाले कौन से हैं और कमी वाले कौन से हैं। तो यहाँ पर है वन क्षेत्र में वृद्धि एवं कमी वाले जिले। वन क्षेत्रफल में वृद्धि एवं कमी वाले जिले कौन कौन से हैं ये, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले वृद्धि वाले जिले देखें। वृद्धि वाले जिले, और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं कमी वाले जिले। तो वृद्धि वाले ज़िले कौन से हैं और कमी वाले ज़िले कौन से हैं? तो वृद्धि वाले ज़िले हैं हमारे सीकर, बाड़मेर, अलवर और उदयपुर। सीकर, बाड़मेर, अलवर
और चौथा है उदयपुर। तो सीकर में कितना वृद्धि हुई है? तो सीकर में हुई है 19.14% वृद्धि। कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? 19.14% वृद्धि किस में हुई है? सीकर में। कितनी हुई है? 19.14% वृद्धि। जबकि बाड़मेर में कितनी हुई है? 19%। अलवर में कितनी हुई है? 16.39 वर्ग किलोमीटर। ये प्रतिशत में नहीं था, ये वर्ग किलोमीटर में था, ये गलत लिख दिया, सॉरी। सीकर में कितनी है? 19.14 वर्ग किलोमीटर, जबकि बाड़मेर में हुई है 19 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। अलवर में हुई है 16.39 वर्ग किलोमीटर और उदयपुर में हुई है 12.46 वर्ग किलोमीटर। तो हमने वृद्धि वाले ज़िले देख लिए, सीकर, बाड़मेर, अलवर और उदयपुर। इसकी सवाऊ बन जाएगी, इसकी शॉर्ट फॉर्म में याद करें इसके सवाऊ: सीकर, बाड़मेर, अलवर और उदयपुर। सीकर, बाड़मेर, अलवर और उदयपुर। कमी वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो कमी सबसे ज़्यादा हुई है, वो हुई है बारां में। कहाँ पे हुई है? बारां में। दूसरे नंबर पे हुई है प्रतापगढ़ में। तीसरे पे हुई है हमारी अजमेर में और चौथे पे हुई है बीकानेर में। बारां, प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर। 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 तो बारां में कितनी हुई है? 33.29 वर्ग किलोमीटर। जबकि प्रतापगढ़ में 30.79 वर्ग किलोमीटर। अजमेर में कितनी है? 18.34 वर्ग किलोमीटर। जबकि बीकानेर में कितनी है? 14.85 वर्ग किलोमीटर। इस तरह से कमी वाले ज़िले हमने देख लिए। BPAB सवाल BPAB वन क्षेत्रफल में वृद्धि और कमी वाले ज़िले देख लिए। कमी वाले सबसे ज़्यादा कमी बारां में हुई है। जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ कमी ज़्यादा होगी, तो बारां में ज़्यादा है, प्रतापगढ़ में ज़्यादा है। और क्षेत्रफल भी देखा जाता है तो अब बारां में ज़्यादा है तो बारां में कमी ज़्यादा हुई है, प्रतापगढ़ में ज़्यादा कमी हुई है, अजमेर में हुई है, बीकानेर में हुई है। कहाँ कहाँ हुई है? बारां, प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर। बारां, प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर। बारां, प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर। वृद्धि वाले जिले कौन कौन से हैं? सीकर, बाड़मेर, अलवर और उदयपुर। 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 यानी अलवर और उदयपुर तो वैसे भी अच्छे थे और अब भी वृद्धि हुई है उनमें, पहले से ही ज़्यादा है और अभी भी वृद्धि हुई है। सीकर, बाड़मेर, अलवर और उदयपुर। सीकर, बाड़मेर, अलवर और उदयपुर। बारां, प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर। अब हम देखें प्रतिशत वाले देख लेते हैं एक बार। प्रतिशत जो उसके आधार पर के प्रतिशत में किस में वृद्धि और कमी ज़्यादा हुई है उसके आधार पर कौन है, तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले इससे पहले चलो प्रतिशत उससे पहले हम देख लेते हैं कि झाड़ी वाले सर्वाधिक और न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले ज़िले कौन से हैं। तो सर्वाधिक और न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले ज़िले कौन से हैं? सर्वाधिक व न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले ज़िले कौन से हैं हमारे सर्वाधिक और न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले ज़िले? तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। सर्वाधिक झाड़ी वाले सबसे पहले इधर लिखते हैं, और इधर लिख लेते हैं न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र। इनका लास्ट में हम जब कंपैरिजन करेंगे तब थोड़ा हमें ये याद हो सकते हैं, याद हो जाएंगे हमें, और बार बार करेंगे तो फिर याद हो ही जाएंगे। इसलिए ऐसे ही नेगेटिव बना रखें कि याद नहीं होंगे, याद होंगे, बिल्कुल होंगे। सबसे सर्वाधिक झाड़ी वाले कौन से हैं? पहला है पाली, दूसरा है अलवर और तीसरा है जयपुर। जबकि न्यूनतम झाड़ी वाले हैं, पहला है हनुमानगढ़, दूसरा है श्रीगंगानगर और तीसरा है चूरू।
हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर ऊपर ऊपर के और चूरू भी उनके बगल में ही, यानी कि तीनों जो ऊपर के वहाँ न्यूनतम झाड़ी पाई जाती है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, जबकि पाली में सबसे ज़्यादा है, अलवर में उससे कम है और जयपुर में उससे कम है 5। यहाँ पे क्या है HGC। तो अब यहाँ पे पाली में कितना क्षेत्रफल है झाड़ी का वो हम देख लेते हैं। तो टोटल झाड़ी क्षेत्र है कितना बतना वो भी देख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं हम एक बार उस डाटा को भी। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल कितना है, ओ इसका क्षेत्रफल पहले तो कितना है, झाड़ी कुल झाड़ी क्षेत्रफल कितना है। तो कुल झाड़ी क्षेत्रफल है यहाँ पर, कुल झाड़ी क्षेत्रफल यहाँ लिख लेते हैं, वो हमारा है 5476.75 वर्ग किलोमीटर। कितना है 5476.75 वर्ग किलोमीटर है। कितना प्रतिशत है ये 1.6% है। कितना है 1.60%। कुल झाड़ी क्षेत्रफल कितना है 5476.75 वर्ग किलोमीटर, 5476.75 वर्ग किलोमीटर। तो ये हमारा कुल झाड़ी क्षेत्र। सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र कितना है पाली में है, वो कितना है 453 वर्ग किलोमीटर। जबकि अलवर में कितना है 321 वर्ग किलोमीटर और जयपुर में कितना है 319 वर्ग किलोमीटर। यानी पाली में बहुत ज़्यादा है, अलवर में जयपुर में लगभग बराबर है 321 और 319। हनुमानगढ़ में कितना है 9 वर्ग किलोमीटर है मात्र। श्रीगंगानगर में कितना है 16 वर्ग किलोमीटर है और चूरू में कितना है 36 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हनुमानगढ़ में 9 वर्ग किलोमीटर, श्रीगंगानगर में 16 वर्ग किलोमीटर और चूरू में 36 वर्ग किलोमीटर। तो ये हमने देख ली कि और लेकिन झाड़ी क्षेत्र होता कौन सा है, उसमें हमने डेंसिटी के आधार पे 3 तरह के बांटे थे। एक तो वेरी डेंस BDF, एक MDF और एक OF, यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट। दूसरे थे मीडियम डेंस फॉरेस्ट और तीसरे थे ओपन फॉरेस्ट। तो जो BDF और MDF और ODF इसके यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे तो कितना था 70% से अधिक था। यहाँ पे कितना था 40 से 70% होना चाहिए कैनोपी डेंसिटी। और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे होना चाहिए 10 से 40। तो अब झाड़ी क्षेत्र कौन सा होता है, तो झाड़ी क्षेत्र जो होता है वो होता है जहाँ पर कैनोपी डेंसिटी कितनी होती है, जहाँ पर कैनोपी डेंसिटी कितनी होती है वो होती है 10% से कम पाई जाती है। वो कैसा होता है झाड़ी क्षेत्र होता है। जहाँ पे कैनोपी डेंसिटी 10% से कम पाई जाती है वो होता है झाड़ी क्षेत्र। तो नेक्स्ट है, अब हमने देख लेते हैं कि सर्वाधिक, वो तो न्यूनतम तो हमने देख ही लिए। अब झाड़ी क्षेत्र का भी हमने वो देख लिया कि झाड़ी क्षेत्र होता कौन सा एक्चुअली में, तो वो हमने देख ही लिया। अब नेक्स्ट अब हम देखें तो अभिलेखित वन कितने हैं और उसमें कितनी कमी या ज़्यादा हुई है। अभिलेखित वन क्या है, टोटल वन जो हैं हमारे पास लिखित में कितने हैं, वो अभिलेखित वन हैं कितने हैं। जो भारतीय वन रिपोर्ट में जो बता रखे हैं वो कितने वन हैं हमारे पास, तो वो है हमारे पास अभिलेखित वन। तो हमारे पास पिछले बार जो वन रिपोर्ट आई थी 17वीं वन रिपोर्ट थी, उसमें जो अभिलेखित वन था 17वीं वन रिपोर्ट में अभिलेखित वन कितना था, रिपोर्ट में अभिलेखित वन था वो था 32,921 वर्ग किलोमीटर। जबकि 18वीं वन रिपोर्ट में कितना रह गया है, 18वीं वन रिपोर्ट में जो अभिलेखित वन है वो रह गया है 32,869 वर्ग किलोमीटर। यानी कि कितनी कमी हो गई, कमी हुई है, कितनी कमी हुई है अभिलेखित वन में, तो जो कमी हुई है वो हुई है
52 वर्ग किलोमीटर। कितनी कमी हुई है? 52 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। यानी कि हमारे पास जो अवलेखित वन है उसमें कितनी कमी हो गई है पिछली बार की तुलना में? वो हुई है 52 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। और ये जो है भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार जो अवलेखित वन है वो है हमारे 32,869 वर्ग किलोमीटर। और ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? ये है राज्य के कुल क्षेत्रफल का ये गड़बड़ कर रहा है। कुल क्षेत्रफल का कितना है? ये 9.60%, यानी 9.60% है। ये हमने कुल अवलेखित राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसके कितने क्षेत्रफल में अवलेखित वन है? तो वो है 9.60% कुल क्षेत्रफल का। कुल क्षेत्रफल के 9.60% पे अवलेखित वन है। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, वो ये है कि एक जो रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि वनावरण और वृक्षावरण में कुल कितनी की वृद्धि हुई है? तो वनावरण और वृक्षावरण में राजस्थान में दोनों को मिलाकर देखें हम तो इसमें 394.46 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 394.46 वर्ग किलोमीटर की। तो ये जो है इस हिसाब से अगर देखा जाए वृद्धि के हिसाब से तो राजस्थान इंडिया में चौथे स्थान पर, राजस्थान भारत में कौन से स्थान पर है? 4th प्लेस पे है, 4th स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। किस में है? वृद्धि के मामले में। तो पहले नंबर पे कौन है? तो इस मामले में पहले नंबर पे है छत्तीसगढ़। कौन सा है पहले नंबर पे? छत्तीसगढ़ है, जिसका है 684 वर्ग किलोमीटर। सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश, जिसमें है 559 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पे है ओडिशा, उसमें कितनी वृद्धि हुई है? उसमें हुई है 559, बराबर हुई है इसमें उत्तर प्रदेश में ओडिशा में। और चौथे नंबर पे है हमारा राजस्थान। राजस्थान में हुई है 394.46 वर्ग किलोमीटर। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो है चौथे स्थान पर राजस्थान, पहले पे छत्तीसगढ़, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे उड़ीसा, हमारा चौथे पे राजस्थान। तो ये हमने देख लिया कि किस प्रकार से अब राजस्थान में टोटल वृद्धि तो वनावरण वृक्षावरण की 394.46 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी एक अच्छा आंकड़ा है क्योंकि इंडिया में चौथे स्थान ये भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो प्रशासनिक आधार पर वन जो बांटे गए हैं हमारे वो हैं 3 तरीके से बांटे गए हैं। वो है, पहला है आरक्षित वन, दूसरा है सुरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत वन, यानी वो नॉन क्लासिफाइड है, वो किसी में क्लासिफाई किए नहीं गए हैं। वो कौन से वन हैं? तो सबसे पहले आरक्षित वन देख लेते हैं हम। तो आरक्षित वन हमारे पास कितने प्रतिशत हैं? तो आरक्षित वन है हमारे 37.04%। कितने हैं? 37.04%। जबकि जो सुरक्षित वन है वो हैं 56.56%। 56.56%। अवर्गीकृत वन कितने हैं? 6.40%। नेक्स्ट है कि वनों के जो टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 12,176 वर्ग किलोमीटर। 12,176 वर्ग किलोमीटर। जबकि सुरक्षित वन है 18,588 वर्ग किलोमीटर है। 18,588 वर्ग किलोमीटर। जबकि अवर्गीकृत वन है वो हैं हमारे 2,105 वर्ग किलोमीटर। अब हमारे पास सबसे ज़्यादा तो इसमें कौन से हो गए? सुरक्षित वन हो गए। सबसे ज़्यादा पूछ लिया क्वेश्चन कौन से हैं? सबसे सर्वाधिक वन है ये
सुरक्षित वन। जबकि सबसे कम कौन से हैं, तो सबसे कम है अवर्गीकृत वन, नॉन क्लासिफाइड है जो। और जो आरक्षित वन है वो कितने हैं, 12,176 वर्ग किलोमीटर, ये सेकंड नंबर पे है। यानी सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, फिर आरक्षित है, फिर अवर्गीकृत वन है। अब इसमें सर्वाधिक कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, एक जिला याद कर लेते हैं बस। सर्वाधिक आरक्षित वन है वो तो सर्वाधिक उदयपुर में है, और सुरक्षित वन है वो सबसे सर्वाधिक कहाँ पे है, 12 में है। जबकि अवर्गीकृत वन है वो सबसे ज़्यादा है बीकानेर में। कहाँ पे हैं, बीकानेर में। अब हमारे पास ये 3 ज़िले याद है, वो ये याद कर लो, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं कि 3 कौन कौन से ज़िलों में है। तो सुरक्षित वन 12 में है, जबकि अवर्गीकृत वन है वो बीकानेर में सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा आरक्षित वन कहाँ पे है, उदयपुर में है सबसे ज़्यादा आरक्षित वन। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी टेक्निकल हम देख लेते हैं टर्म, इनको कहते कौन से, आरक्षित वन कौन से होते हैं, सुरक्षित वन कौन से होते हैं, अवर्गीकृत वन कौन से होते हैं, उसको थोड़ा टेक्निकली हम देख लेते हैं एक बार। तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और आरक्षित वन हमारे जो होते हैं वो होते हैं, इन पे क्या होता है, पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण होता है। यानी पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण में होते हैं ये। और यहाँ पे लकड़ी काटना, पशु चराने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। लकड़ी काटना व पशु चराने पर पूर्ण प्रतिबंध, ये कौन से होते हैं हमारे, आरक्षित वन। जबकि जो सुरक्षित वन होते हैं वहाँ पे क्या होता है, लकड़ी काटने के लिए और पशु चराने के लिए वन विभाग की अनुमति लेना आवश्यक होता है। वन विभाग की अनुमति आवश्यक। जबकि यहीं पे अगर हम वो देखें, इसमें जो अवर्गीकृत वन होते हैं यहाँ पे कोई नियंत्रण नहीं होता है, यहाँ पे बिल्कुल ओपन होते हैं। यहाँ पे लकड़ी भी काट सकते हैं और पशु चराई भी कर सकते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल है राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य होते हैं वो। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, इनमें ना तो लकड़ी चरा सकते हैं और ना ही पशु चरा सकते हैं। इनमें ना तो लकड़ी काट सकते हैं। दूसरी बात, ये जो हैं सुरक्षित वन कौन से हैं, तो मृग वन और आखेट वन जो होते हैं। मृग वन और आखेट निषिद्ध क्षेत्र जो होते हैं, यहाँ पे शिकार करने पे मनाही होती है। जब जो अवर्गीकृत वन है वो कौन से होते हैं, वो पवित्र वन होते हैं। ओरण तोरण ओरण होते हैं जो पवित्र वन, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं अवर्गीकृत वन। यहाँ पे आप लकड़ी भी काट सकते हैं और पशु भी चरा सकते हैं। तो ये हमने कुछ चीज़ें देखी। ये तो इस तरह से हमने ये देख लिया है यहाँ पे। और एक बार तो इस प्रकार से दोस्तों हमने सारे सब कुछ देख लिया है। हमने यहाँ पे लगभग सारे डाटा हमने देख लिए हैं। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो उसको हम एक बार सारी चीज़ों को पूरा एक पेज पे हम कल लिख के दूसरे वीडियो में और इसको समराइज़ करेंगे और इसको पूरे को याद करेंगे, कोशिश करेंगे कि ढंग से याद हो जाए। एक बार आप रिवीजन कीजिए इनका कई बार और लिख लिख के रिवीजन कीजिए। इसके बाद आपकी ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ये इस पर आपकी कमांड हो गई तो आप इनको डाटा को सबको याद कर सकते हैं। तो याद करके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होगा। तो आप इस तरह से याद कीजिए। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू।